आज का हमारा टॉपिक है निवेश गुणक। तो निवेश गुणक जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले RF काहन नाम के एक पर्सन ने रोजगार मल्टीप्लायर रोजगार गुणक नाम से करी थी। रोजगार गुणक कब? 1931 में। तो इन्होंने जो रोजगार गुणक एक अवधारणा दी थी उसी के आधार पर कीन्स ने अपनी एक अवधारणा डेवलप करी जिसे कि हम निवेश गुणक कहते हैं। तो कीन्स ने आय में होने वाले परिवर्तन, आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन को इसमें इंक्लूड किया। इन दोनों के थ्रू जो जैसे कि निवेश में होने वाले परिवर्तन की वजह से आय में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? निवेश गुणक। यानी कि कितने गुना आपकी आय बढ़ गई उस निवेश की वजह से। इसका जो फॉर्मूला है हम वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो गुणक है K = डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। मीन्स आपकी इस इन्वेस्टमेंट में जितना आपका परिवर्तन आया है निवेश में परिवर्तन की वजह से आय में परिवर्तन जो हुआ है वो कितने गुना हुआ है ना? कितने गुना उसमें चेंज आया है ना? तो ये क्या कहलाता है? निवेश गुणक। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक स्वायत्त निवेश आप समझते हैं? स्वायत्त निवेश इंडिपेंडेंट है ना। स्वायत्त निवेश क्या होता है कि जो किसी भी प्रकार के उत्पादन या आय में होने वाले परिवर्तन के साथ संबंधित नहीं होता। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है ना। तो जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो स्वायत्त निवेश होता है। तो स्वायत्त निवेश जो है वो अगर 100 रुपये इकोनॉमी में बढ़ाया जाता है तो उस 100 रुपये की वजह से अगर आय जो है आपकी 500 रुपये अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K = 500/100 है ना। तो कितने गुना आय बढ़ी? 5 गुना। तो ये 5 हमारा क्या है? गुणक है। कौन सा गुणक है? निवेश गुणक है। मतलब कि हमारी निवेश में होने वाली वृद्धि, कौन सा निवेश? स्वायत्त निवेश। इस स्वायत्त निवेश की वजह से हमारी आय में जितना परिवर्तन हुआ है, कितने गुना परिवर्तन हुआ है, वो क्या कहलाता है? गुणक कहलाता है। ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा, कुल निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये गुणक जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है ना। तो गुणक जो है वो निर्भर करेगा, जैसे कि मान लो सबसे पहले आता है MPC के ऊपर है ना, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। अब ये MPC क्या होती है कि MPC का जो फॉर्मूला वो ये रहता है कि आपने उपभोग में कितना परिवर्तन किया है आय में परिवर्तन की वजह से। ठीक है। तो MPC को हम कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं कि 1 - MPS है ना, या फिर इसको MPC को हम B लिख देते हैं ना। जो C कंजप्शन का जो फॉर्मूला रहता है उसमें हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि C बार प्लस BY शॉर्ट टर्म के लिए है ना। जो शॉर्ट टर्म का अल्पकाल का जो कंजप्शन फंक्शन है वो इस तरीके से होता है, लेकिन ये अगर दीर्घकाल का है तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन हट जाता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में क्या बचता है? सिर्फ ये BY बचता है। ठीक है। तो इसको B लिख सकते हैं या फिर इसको MPS 1 - MPS लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि MPC + MPS = क्या होता है? 1 के होता है ना। तो फिर हम अगर 1 - MPC करेंगे तो ये इक्वल टू क्या बचेगा? MPC बच जाएगा है ना। इस तरीके से कि आगे हम चलते हैं कि मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लो K = 1/1 - B, या B की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 - MPC। अब ये कैसे निकला कि मान लो इकोनॉमी जो है 2 सेक्टर इकोनॉमी है ना। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब उपभोग और निवेश है ना, ये दो उसमें पाए जाते हैं। अगर इकोनॉमी में हम चेंज को लेते हैं तो आय में परिवर्तन
उपभोग में परिवर्तन। अब सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंक्शन है तो बी वाई है ना, तो बी वाई बी डेल्टा वाई चेंज, क्योंकि बी कांस्टेंट है इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, और निवेश में परिवर्तन है ना। तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो वाई फंक्शन है जो वाई इस साइड आ जाएगा, वाई माइनस बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि डेल्टा वाई 1 माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा आई। तो 1 माइनस बी जो है अगर इसको हम साइड में रखें तो डेल्टा वाई जो है डेल्टा जैसे कि अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा कि डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, इस डेल्टा आई को हम बटा में ले गए, और ये जो 1 माइनस बी है इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके भाग में आ जाएगा है ना। तो ये जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया, ये किसका है, गुणक का है। इस गुणक को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस बी या 1/1 माइनस एम पी सी के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी ही फॉर्मूले को एक और रूप दिया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो 1 माइनस एम पी सी, इसको एम पी सी को उधर लेके गए तो माइनस में, तो इक्वल टू क्या बच गया, एम पी एस है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि के इज इक्वल टू 1 में एम पी एस है ना, या फिर एम पी एस को हम छोटा एस भी इस तरीके से लिख देते हैं, तो 1 में स्मॉल एस है ना। इसलिए इस तरीके से काफ़ी फॉर्मूलेज हैं इसके जिनको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसको अगर हम कर्व के रूप में शो करेंगे तो मल्टीप्लायर को किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, आय दिखा रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, उपभोग और निवेश है ना, उपभोग और निवेश को दिखा रहे हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें पता है कि उपभोग फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई है ना। सो उपभोग फंक्शन जो है वो हमेशा किसी एक जीरो से शुरू ना होकर हमेशा ऊपर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी भोक्ता जो है वो बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ जीरो आय पर भी उसको कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ता है, भले ही वो उसे लोन लेके ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है। तो ये जो उपभोग फंक्शन जो है इसको अगर हम आय फंक्शन के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस सी को अगर हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ ऐड कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ कांस्टेंट स्वायत्त उपभोग हमने माना ही था, ठीक है। तो सी फंक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को अगर सी में ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी प्लस आई है ना, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमें ये देखना है कि हमें चेंज को देखना है ना, कि अगर हम क्या करते हैं इस सी प्लस आई में अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दिया जाए, इसके साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगा दिया जाए, तो इकोनॉमी का जो संतुलन है, इकोनॉमी का जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे डिसाइड होगा। तो उसके लिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे एक 45 डिग्री की लाइन, हमें पता है कि ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन बनता है इस तरीके से, और ये जो हमने अभी बनाया था सी प्लस आई, ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बनता है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, तो हमारा संतुलन कहाँ पे होता है, ई पॉइंट पे, ठीक है। बट अगर हम इस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी में लाते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो ये जो है वो क्या है, निवेश में परिवर्तन है। तो इस निवेश में परिवर्तन की वजह से हमारी आय जो है वो परिवर्तित होकर थोड़ा आगे चली गई, जो कि y0 से y1 पे पहुंच गई। तो ये जो डेल्टा y है, इस डेल्टा y में चेंज आया है किसकी वजह से, डेल्टा आई की वजह से।
इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो यही जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, निवेश गुणक। हमारी इकोनॉमी जो है वो ई से E1 बिंदु पे पहुंच गई। तो इस तरीके से हम निवेश गुणक को समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में इस स्वायत्त निवेश के बढ़ने की वजह से हमारा जो आय में परिवर्तन है वो ये आया है ना। तो ये इतना Y0 से Y1, तो ये निवेश गुणक का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।